हेलो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। मैं साक्षी आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इनफाइनाइट लव एंजू में, जहाँ आज मैं आप सभी के साथ एक न्यू फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ। इसका नाम है प्रॉमिस इन पीसेस। एंड ये फैन फिक्शन मैं क्यों लाई हूँ, क्योंकि आज मेरे भैया खोंगजुन यानी कि वेन केजिंग भाई का हैप्पी बर्थडे है। सो उन्हीं के लिए उनके बर्थडे के लिए मैं ये फैन फिक्शन लेकर आई हूँ। एंड ये फ़ैन फिक्शन मॉडर्न एरा की नहीं है, ये मेरी पहली हिस्टोरिकल एरा की फ़ैन फिक्शन है। आई एम जस्ट होपिंग कि आप लोगों को ये पसंद आए। एंड आज प्लीज़ आप सब जयवंशु के साथ साथ हैप्पी बर्थडे खोंगजुन में लिखिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। सो अब मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है। एंड अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें 4 मौसम जागीर राज्य दिखाया जाता है, जो कि आज खुशी से झूम रहा था। आज वहाँ के वातावरण में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ रही थी। और ये सब क्यों था? क्योंकि आज वहाँ के राजा किंग हुआइज़ेन को ये पता चला था कि उनकी प्यारी पत्नी फोमोंग गर्भवती हैं और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने आज बहुत ही बड़ा सा उत्सव रखा था, जिसमें उन्होंने पूरे राज्य को आमंत्रित किया था ताकि वो लोग वहाँ पर आकर रानी को आशीर्वाद दें। पूरा राज्य इस खुशी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, क्योंकि किंग हुआइज़ेन और उनकी पत्नी जो थे वो बहुत ही अच्छे लोग थे। वो दोनों ही अपनी प्रजा के लिए बहुत सोचते थे, बहुत दयालु थे वो दोनों। और जो राज्य के लोग थे वो भी उन्हें बहुत मानते थे। अभी जो उत्सव था वहाँ पर पूरे राज्य के लोग आ रहे होते हैं और जो रानी थी उनके पास आकर उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। रानी आज बड़े से सिंहासन में नहीं बैठी थी, वो नॉर्मल सी अच्छी सी चेयर थी, पर वो नीचे के साइड में थी, वहाँ पर बैठी थी। उनके पास उनकी दासियाँ थी और जो राज्य के लोग थे वो आकर उन्हें ब्लेसिंग्स दे रहे थे। वो सभी लोग जितना जिसकी हैसियत थी उस हिसाब से उनके लिए उपहार भी लेकर आए थे रानी के लिए। और रानी ने बड़े सम्मान से उस उपहार को अपनी दासियों से कहा था कि वो रख के आए। अभी जो रानी होती है वो राजा जी की तरफ देखती है और कहती है, सुनिए। अभी किंग हुआइज़ेन उनके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई दर्द हो रहा है क्या? हाँ, चक्कर आ रहा है? तो फोमोंग कहती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस, आप देखिए ना, ज़ेनरियो और उनकी पत्नी तो अभी तक आई ही नहीं है, उत्सव तो कब का शुरू हो चुका है। अभी किंग हुआइज़ेन स्माइल करते हैं और जो फोमोंग होती है उनके सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, लोग बस आते ही होंगे। अभी वो इतना ही कहते हैं, तभी एक पुरुष की आवाज़ दरबार जो था जहाँ से एंट्री गेट था वहाँ की तरफ से आती है, जो कि कह रहे होते हैं, आ नहीं रहे होंगे, आ गए हैं मित्र। अभी किंग हुआइज़ेन और फोमोंग दोनों ही उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पर ज़ेनरियो रहते हैं, जिनके साथ उनकी पत्नी गू मियाओ मियाओ भी रहती हैं। अभी वो दोनों वहाँ पर खड़े रहते हैं और उन्हें देखकर जो किंग हुआइज़ेन होते हैं वो तुरंत से उनके पास जाते हैं और ज़ेनरियो को हक कर लेते हैं। वो कहते हैं, कहाँ थे मित्र, कितना देर लगा दी। अभी ज़ेनरियो भी उन्हें हक करते हैं और कहते हैं, क्षमा करना मित्र। फिर वो जो किंग हुआइज़ेन होते हैं वो हक को ब्रेक करते हैं और गू मियाओ मियाओ को देखते हैं, फिर उन्हें ग्रीट करते हैं और कहते हैं, आपका स्वागत है भाभी। अभी मियाओ मियाओ कहती हैं, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अभी किंग हुआइज़ेन स्माइल करते हैं और फिर अपना सर हल्का से नीचे करते हैं और कहते हैं, धन्यवाद। गाइस, आई थिंक कि मुझे इन्हें मिस्टर ज़ैंग, मिसेस ज़ैंग ऐसे करके बुलाना चाहिए, क्योंकि मुझसे गाइस आई थिंक कि मुझे जो किंग हुआइज़ेन है, फोमोंग है, ज़ेनरियो और उनकी पत्नी, उनको मिस्टर एंड मिसेस कर ही बुलाना चाहिए, क्योंकि मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है ज़ेनरियो की पत्नी का नाम लेने में। वो काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम लगता है मुझे। सो मैं मिस्टर मिसेस कर ही प्रोनाउंसिएट करूँगी। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। सो अभी मिसेस ज़ैन यानी कि ज़ेनरियो की वाइफ किंग हुआइज़ेन को देख के स्माइल करती हैं और कहती हैं, आप लोग बात कीजिए, मैं ज़रा फोमोंग को भी तो बधाई दे दूँ। फिर वो वहाँ से चली आती हैं और मिस्टर ज़ैन वापस से किंग हुआइज़ेन को हक कर लेते हैं और कहते हैं, बहुत बहुत बधाई हो, सच में मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा। तो किंग हुआइज़ेन उन्हें बैक हक करते हैं और कहते हैं, धन्यवाद, और धन्यवाद मेरी खुशी में शरीक होने के लिए। तो जो मिस्टर ज़ैन होते हैं वो
हक को ब्रेक करते हैं और कहते हैं होता कैसे नहीं, आखिर मेरे मित्र के लिए इतना बड़ा दिन है और मैं आऊँगा भी नहीं। अभी वो दोनों ही स्माइल करते हैं और फिर जहाँ पर मिसेस किन थी वहाँ पर आने के लिए निकल जाते हैं। लाइक वो थोड़ा आगे आ गए थे ना, एंट्री गेट पर मिस्टर और मिसेस जान थे, तो किंग हैज़न वहाँ पर आ गए थे ना, तो वो लोग वापस से ही वहाँ पर जा रहे थे जहाँ पर फूमोंग थी। अभी मिसेस जान तो वहाँ पे पहुँच गई थी। वो फूमोंग के पास आती हैं। फूमोंग जो कि अभी खड़ी थी वो हल्का से झुकती हैं और उन्हें ग्रीट करने वाली होती हैं। तभी जो मिसेस जान थी वो उन्हें रोक देती थी और कहती नहीं नहीं, ऐसी हालत में ऐसे झुकना नहीं चाहिए। तो जो फूमोंग थी वो रुक जाती है और कहती है आपका स्वागत है दीदी। तो जो मिसेस जान होती है उनके सर पे हाथ फेरती है और कहती है बहुत बहुत बधाई हो, बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। तो जो फूमोंग थी वो स्माइल करती है और कहती है धन्यवाद दीदी, हमें सच में बहुत खुशी हुई कि आप आए। अगर आज आप नहीं आती, आपका आशीर्वाद नहीं मिलता तो ये सब तो अधूरा ही रह जाता। अभी मिसेस जान कहती हैं ऐसे कैसे नहीं आते, अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। अभी वो जो गिफ्ट लाई थी वो दिखाती हैं। तो जो फूमोंग होती है वो कहती है दीदी इस सब की क्या ज़रूरत थी, इस सब की सच में कोई ज़रूरत नहीं थी। तो मिसेस जान कहती हैं ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी। अभी वो उस बॉक्स को खोलती हैं और उससे एक बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट निकालती हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। वो उनके हाथों में पहनाती हैं फूमोंग के और कहती हैं ये तुम्हारी बुरी नज़र से रक्षा करेगा। एक गर्भवती औरत को बहुत जल्दी दूसरों की नज़र लगती है, इससे तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। अभी जो फूमोंग होती है वो मिसेस जान को हाथ कर लेती है, वो भी उन्हें बैक करती है। अभी मिसेस जान फूमोंग को कुछ ज़्यादा करती है और कहती हैं अब बैठ जाओ, ऐसी हालत में ज़्यादा खड़े रहना अच्छी बात नहीं। वो उन्हें बैठा देती हैं और खुद भी उनके पास ही बैठी हुई होती हैं। अभी तब तक सैनरियो भी वहाँ आ जाते हैं, वो भी फूमोंग को बधाइयाँ देते हैं एंड फिर वो चारों लोग वहीं पर ही बैठे हुए होते हैं। तभी मिसेस जान जो होती हैं वो फूमोंग को देखती हैं और कहती हैं क्या मैं तुम्हारे पेट पर एक बार हाथ रख सकती हूँ। तो उन कहती हैं कैसी बातें कर रही हैं दीदी, बिल्कुल रखिए, आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो मिसेस जान कहती हैं धन्यवाद। अभी मिसेस जान फूमोंग के स्टमक पर हाथ रखती हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही होती है। फूमोंग को भी अच्छा लग रहा होता है मिसेस जान को ऐसे खुश देखकर। अभी आप सब ये तो जान ही गए होंगे कि किंग हैज़न और फूमोंग चार मौसम जागीर रियासत के राजा रानी हैं। अभी मैं ज़ैन रियो और उनकी पत्नी के बारे में बता दूं, ये लोग बुध घाटी रियासत के राजा रानी हैं। जो मिसेस ज़ैन है वो ज़ैन रियो की पहली पत्नी नहीं है, वो उनकी दूसरी पत्नी है। उनकी पहली पत्नी का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था और उसके बाद मिस्टर ज़ैन ने दूसरी शादी की थी और इनकी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इनकी अभी कोई संतान भी नहीं है। और अभी तक आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि मिस्टर ज़ैन और मिस्टर किम आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं और फूमोंग और मिसेस ज़ैन भी एक दूसरे को बहुत मानते हैं। लाइक इस फैमिली के जो आपसी रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। खैर बैक टू द स्टोरी। अभी जो उत्सव था वहाँ पर एक महागुरु भी आते हैं जो कि आमंत्रित किए गए थे किंग ज़ैन की तरफ से ताकि वो रानी को आशीर्वाद दे सके। वो वहाँ पर आते हैं और सभी लोग उनके लिए खड़े होकर उन्हें ग्रीट करते हैं। अभी जो मिसेस ज़ैन होती हैं वो भी उन्हें खड़े होकर ग्रीट करने वाली होती है, पर जैसे ही वो जो उनकी कुर्सी थी उनसे खड़े होकर ग्रीट करने के लिए उठती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा चक्कर आता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती। तभी सैनरियो उन्हें संभालते हैं और कहते हैं क्या हुआ, अब ठीक है? तो वो हमें से लाती हैं। तभी किंग ज़ैन कहते हैं जल्दी से वैद को बुलाया जाए। अभी जो वहाँ पे सर्वेंट होते हैं वो वहाँ से चले आते हैं और जो दासियाँ होती हैं वो और फूमोंग जो मिसेस ज़ैन थी उन्हें संभाल रहे होते हैं। वो लोग उन्हें लेकर स्वयं कक्ष की तरफ चले जाते हैं और जो मिस्टर ज़ैन होते हैं वो और मिस्टर किम जो राजगुरु आए थे उन्हें अटेंड करते हैं। राजगुरु फूमोंग और जो मिसेस ज़ैन थी उन्हें बस घूर घूर कर देख रहे होते हैं। लाइक उस दृष्टि से नहीं, उस नज़रिए से नहीं, बस उन्हें देख रहे होते हैं। अब मिस्टर ज़ैन और मिस्टर किम दोनों ही वो राजगुरु से क्षमा मांगते हुए कहते हैं माफ़ कर दीजिएगा गुरुदेव, पर आपने देखा ही ना। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। अभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जो मिस्टर ज़ैन और मिस्टर किम होते हैं वो अभी थोड़ी देर पहले तक गुरुदेव के साथ ही थे, पर अभी वो यहाँ से जा चुके थे। और जो
ये दोनों लोग थे, ये वापस से रानी के स्वयं कक्ष में आ गए थे। यहाँ पर जो वैद्य थे वो आए थे, लेडीज़ ही थे वो, जो लेडीज़ वैद्य थी वो उन्हें चेक कर रही थी। चेक करने के बाद वो स्माइल करती हैं, फिर वो मिस्टर ज़ैंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, बताइए हो राजा जी, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। अभी ये सुनकर तो वहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं। अभी जो मिस्टर ज़ैंग होते हैं उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। वो उन वैद्य आंटी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या कहा आपने माँ जी? हाँ, क्या कहा आपने? तो वो कहती हैं, राजा जी आपकी पत्नी माँ बनने वाली है, आप पिता बनने वाले हैं। अभी मिस्टर किम मिस्टर ज़ैंग को हक करते हैं और कहते हैं, बधाई हो मित्र। तो जो मिस्टर ज़ैंग होते हैं वो भी उन्हें बैक हक करते हैं और कहते हैं, तुम्हें भी। फिर मिस्टर ज़ैंग की तरफ देखते हैं, जो कि स्माइल करके उनकी तरफ देख रही होती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था कि उनके हस्बैंड इतने खुश हैं। अभी हुमोंग भी आकर मिसेस ज़ैंग के पास बैठती है और उन्हें बधाई देती है। अभी इस बात को ना कुछ महीने बीत जाते हैं। अभी ये लोग दोबारा ही किसी फंक्शन के दौरान मिलते हैं और ये लोग ना आपसी सहमति से एक निर्णय लेते हैं, और निर्णय ये था कि ये लोग अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे। लाइक ये चाहते थे कि इनके घर में लाइक बेटा बेटी जो भी होगा, मतलब किसी घर में तो बेटी होगी ना और किसी घर में बेटा होगा, तो ये चाहते थे कि उन दोनों की आपस में शादी करा देंगे, जिससे कि इनकी जो दोस्ती है वो और भी गहरी हो जाएगी, रिश्तेदारी में बदल जाएगी। ऐसा चाहते थे ये लोग, और इसके लिए ये लोग आपस में, मतलब जो किंग हाईजैन और जो ज़ैन रियो थे, ये लोग एक दूसरे को वचन भी दे चुके थे इस चीज़ के लिए कि ऐसा होगा ज़रूर। अभी समय और बीतता है और जो उमंग थी उनकी डिलीवरी का दिन आ जाता है। लाइक जो 9 महीने में जो दिन आता ही है, तो वो डिलीवरी का दिन आ जाता है और सभी लोग बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। और यहाँ पर इनकी डिलीवरी हो रही होती है और भूत घाटी में जो मिस्टर ज़ैन और मिसेस ज़ैन होते हैं, वहाँ पर मिसेस ज़ैन को भी 7th मंथ में, लाइक जो उनका 7th मंथ था उसमें उन्हें लेबर पेन शुरू हो जाता है, जो कि काफ़ी अबनॉर्मल चीज़ थी, पर उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया था और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक थी मिसेस ज़ैंग के लिए। लेकिन अब क्या कर सकते थे, तो उनकी डिलीवरी उस रात को ही होती है। अभी जो उमंग थी वो ना एक बहुत ही प्यारे और खूबसूरत बेटे को जन्म देती हैं। मिस्टर किम और उमंग तो बहुत ही खुश होते हैं उस बच्चे के आने से। और अभी जो हमें भूत घाटी का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर मिसेस ज़ैंग भी एक बेटे को ही जन्म देती हैं, जो कि ऑब्वियसली अबनॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा वीक था, बहुत ज़्यादा। दाइयों ने तो ये तक कहा था कि इसका बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, इसका बचना एक चमत्कार की तरह ही होगा। जहाँ एक राज्य में खुशी और उल्लास का माहौल था, वहाँ दूसरे राज्य में चिंता और मायूसी का माहौल था। मिसेस ज़ैंग का तो रो रो के बुरा हाल हो रखा हुआ था और मिस्टर ज़ैंग बस उन्हें सांत्वना ही दे रहे थे। पर कई दिन के इलाज के बाद, कई दुर्लभ जड़ी से किए गए इलाज के बाद, जो उनका बच्चा था मिस्टर ज़ैंग का, उन्हें बचा लिया गया था। लेकिन वो स्टिल बहुत कमज़ोर था और दाइमा ने ये भी कहा था कि ये कमज़ोर ही रहेगा, ये बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होगा। जैसी फुर्ती ताकत नॉर्मल बच्चों में होती है, नॉर्मल लड़कों में होती है, वैसा इसमें नहीं होगी। अभी जो मिस्टर ज़ैन थे, उन्होंने और मिसेस ज़ैन ने ये बात जो थी वो मिस्टर किम और उनकी पत्नी को नहीं बताई होती है। लाइक उन तक ये खबर नहीं गई थी कि मिसेस ज़ैन ने अभी एक बेटे को जन्म दिया है, उसकी कैसी सिचुएशन है, कुछ नहीं बताता, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका जो सेलिब्रेशन है वो तो एटलीस्ट ख़राब ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनकी डिलीवरी डेट थी तो सबको ये पता थी। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कुछ पता चले इस बारे में। उनका तो एटलीस्ट जो हर्ष उल्लास है, जो खुशी है, वो ख़राब ना हो। परंतु कुछ समय के पश्चात मिस्टर ज़ैन ये बात मिस्टर किम को बता देते हैं और वो वहाँ पर भूत घाटी आते हैं अपनी वाइफ के साथ उस बच्चे को देखने के लिए। और ऑब्वियसली अब जो मिसेस ज़ैन थी उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया था, तो मिस्टर ज़ैन और मिस्टर किम ने जो एक दूसरे को वचन दिया था, वो वचन भी टूट गया था, क्योंकि बात तो लड़की की हुई थी कि लड़की का विवाह दूसरे लड़के से होगा, जो कि उन दोनों के ख़ानदानों में किसी के भी फैमिली में जन्म लेगा। पर यहाँ तो दोनों ही जगह लड़के ही ने जन्म लिया था, तो वो वचन टूट गया था।
अभी मिसेस किम मिसेस ज़ैंग को सांत्वना दे रही होती है और उन्होंने उन दोनों बच्चों को एक साथ रखा हुआ होता है। मिसेस ज़ैंग उस बच्चे की तरफ देखती है, मतलब उन दोनों बच्चों की तरफ, तो मिसेस किम कहती हैं, कोई बात नहीं दीदी, हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में नहीं बदली तो क्या हुआ, हमारे बच्चे आपस में हमारे पतियों की तरह ही बहुत अच्छे मित्र बनेंगे, देखना। अभी उन्होंने कहा ही होता है, तभी मिसेस किम का जो बेटा होता है, वो जो मिसेस ज़ैंग का बेटा था, दोनों साथ में ही लिटाए गए थे ना, तो जो मिसेस किम का बेटा होता है वो मिसेस ज़ैंग का जो बेटा था, जो वीक था, उसे थप्पड़ मार देता है। मतलब धीरे से ही मारता है, अभी बच्चा कितना तेज़ मार लेगा, तो उसे थप्पड़ मारता है और जो मिसेस ज़ैंग का पुत्र होता है वो रोने लग जाता है। अभी मिसेस ज़ैंग उस बच्चे को चुप कराने लग जाती हैं, फिर वो मिसेस किम की तरफ देखती हैं और कहती हैं, देख के लग तो नहीं रहा है कि ये मित्र बनेंगे, और फिर वो दोनों ही हँसने लग जाती हैं। अब यहाँ से कहानी 21 साल का लीप लेती है। हमें 4 मौसम जागीर को दिखाया जाता है, जो कि अभी पहले से भी ज़्यादा भव्य हो गया था। अभी हमें राजमहल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जो जगह होती है ना, जहाँ पर शस्त्र विद्या का अभ्यास किया जाता है, वहाँ पर ही एक लड़का तलवारबाजी कर रहा होता है, जैसे कि राजकुमार लोग पहले के टाइम पे नियमित रूप से करते ही थे, वैसे वो कर रहा होता है। अब वो बहुत ही अच्छे से तलवारबाजी कर रहा होता है, और उसका जो टीममेट होता है, लाइक जो उसके साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, वो भी बहुत अच्छे से तलवारबाजी कर रहा होता है। अभी वहाँ पर किसी के आने की हाट होती है, और वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, और उसने बहुत ही प्यारी ड्रेस पहनी हुई होती है। वो भी अंदर जाती है और कहती है, भैया क्षमा प्रार्थी हूँ आपके अभ्यास में ऐसे खलल डालने के लिए, परंतु माँ ने आपको बुलाया है। अभी ये सुनकर जो लड़का होता है वो अपनी तलवार को बीच में ही रोक देता है और फिर उस लड़की की तरफ देखता है। अभी वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सब उस लड़की को ग्रीट करते हैं, क्योंकि वो यहाँ की प्रिंसेस होती है। अभी जो लड़का होता है वो उसके पास आता है और कहता है, क्या बात है जियांग, कोई परेशानी वाली बात है क्या? एंड गाइस, ये लड़की हमारी कू जियांग है, जो कि 4 मौसम जागीर की राजकुमारी है, और इस लड़के की छोटी बहन है, जो कि ऑब्वियसली हमारा शिशु है। अभी जियांग कहती है, नहीं भैया, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस माँ को आपसे एक कार्य कराना है। अभी शिशु कहता है, ठीक है, फिर माँ से ही पूछते हैं कि उन्हें मुझसे क्या कार्य कराना है। तो जियांग कहती है, चलिए फिर। अभी वो दोनों ही जो हमारी मिसेज थी उनके पास आ जाते हैं। शिशु कहता है, माँ आपको मुझसे क्या कार्य करवाना है? तो मिसेस ज़ैंग कहती है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी पूजा होने वाली है, और उस पूजा में जो फूल लगेंगे वो तुम्हें खाने हैं। अभी शिशु ने हैरानी से देखता है और कहता है, माँ बस इतनी सी बात, आप बस मुझे उन फूलों का नाम बता दीजिए, और संध्या काल से पहले वो फूल आपके समक्ष होंगे। अभी जो जियांग होती है वो हंसने लग जाती है, तो शिशु उसकी तरफ देखता है, फिर जो मिसेस ज़ैंग होती है वो कहती है, जियांग। अभी जियांग चुप हो जाती है, पर स्टिल उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है, तो वो अपने होंठों को ना ऐसे फोल्ड कर लेती है, जिससे कि उससे ना हंसी ना आए, पर स्टिल उसे बहुत हंसी आ रही होती है। अभी शिशु उसकी तरफ देखे ही जा रहा होता है, बिकॉज उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये हंस क्यों रही है। फिर वो वापस से मिसेस किम की तरफ देखता है, एंड सॉरी गाइस, मैं उन्हें मिसेस ज़ैंग कह रही थी, बल्कि वो मिसेस किम है, सो आई एम वेरी सॉरी अबाउट इट। मिसेस किम फिर शिशु के पास आती है और कहती है, बेटा जिस फूल की मुझे आवश्यकता है वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। यहाँ क्या, आसपास की किसी भी रियासत में वो फूल तुम्हें नहीं मिलेंगे। अभी शिशु कहता है, फिर वो फूल मुझे कहाँ मिलेंगे माँ? अभी ये सुनकर जियांग अब बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। अभी शिशु जियांग की तरफ देखता है, फिर वो मिसेस किम की तरफ देखता है और कहता है, माँ इसे क्या हो गया, ये ऐसे क्यों हंस रही है? अभी मिसेस किम जियांग को देख के स्माइल करती है और कहती है, वो इसीलिए हंस रही है क्योंकि इन फूलों को प्राप्त करने के लिए तुम्हें बहुत घाटी जाना होगा। अभी ये सुनकर तो शिशु के पाँव तले ज़मीन ही नहीं रहती। वो मिसेस किम को हैरानी से देखता है, फिर वो जियांग की तरफ देखता है, फिर वो वापस से मिसेस किम की तरफ देखता है और कहता है, माँ भूत घाटी। तो मिसेस किम कहती है, जी बेटा, आपको भूत घाटी जाना होगा उन फूलों को लेने के लिए, क्योंकि वो फूल यहाँ आसपास क्या दूर दूर तक किसी और रियासत में नहीं मिलेंगे आपको, तो आपको वहीं से वो फूल लाने हैं ताकि यहाँ पूजा में लग सके, और फूल लाने के लिए तुम्हें कल सुबह ही निकलना होगा, ठीक है? और ये बोलकर वो चली जाती है। अब ये जो शिशु होता है वो पढ़ता है, और जो उसकी मम्मा होती हैं पूमा, उन्हें जाते हुए देखता रहता है। अभी जियांग आती है, उसके कंधे पे अपना हाथ रखती है और कहती है, अब क्या करेंगे आप?
अभी जीशु एक पप्पी सा मुँह बनाता है और कहता है, क्या करूँगा क्या, जाऊँगा वहाँ पे। तो शान कहती है, वैसे वहाँ जाने में इतना क्यों अपना मुँह बना लेते हैं, वो जगह कितनी सुंदर है पता है आपको, वहाँ की वातावरण की तो बात ही अलग है। तो जीशु कहता है, तुम गई हो वहाँ पे? तो श्रेयान कहती है, हाँ, हर साल मैं ही तो जाती हूँ वहाँ पर फूल लेने के लिए। अभी जीशु कहता है, काश इस साल भी माँ तुम्हें ही भेज देती। अभी श्रेयान कहती है, इतना भी क्या गुस्सा, भूल जाए ना जो हुआ। अभी जीशु कहता है, मेरा गुस्सा नहीं है, गुस्सा उसका है, उसने सब शुरू किया था। तो श्रेयान कहती है, क्षमा कीजिएगा भैया, पर शुरुआत आपने की थी। अगर आप शुरू से ही उन्हें इस तरह से परेशान ना करते तो आज हालात कुछ और ही होते। और ये कहकर श्रेयांग वहाँ से चली जाती है और जो शिष्य होता है वो तो बस चुपचाप से ही खड़ा रह जाता है। दरअसल बात ऐसी थी कि जो जीशु है वो और चा मौसम जागीर के राजकुमार वैन केसिंग, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा नापसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा। और इसका कारण भी जीशु ही है। जब तक जीशु और वैन केसिंग 10 साल के थे तब तक उनकी फैमिली जब भी आपस में मिलती थी तो जो जीशु था वो वैन को परेशान किया करता था बहुत ज़्यादा। जीशु को वैन को चढ़ाने में, उसे परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। और ऐसा नहीं था कि वो इस तरह का ही लड़का था, उसे हर किसी को परेशान करने में मज़ा आता था, तंग करने में, ऐसा नहीं था। उसे सिर्फ वैन को परेशान करने में मज़ा आता था। और दूसरी तरफ जो वैन केसिंग था वो बेहद ही शांत किस्म का इंसान था, सज्जन, सरल और बहुत ही प्यारा। वैन को इस दुनिया में अगर कोई पसंद नहीं था तो वो था जीशु। उसे जीशु से काइंड ऑफ करना थी, क्योंकि जीशु हमेशा उसे पसंद करता था। और एक दिन तो उसने शादी कर दी थी। एक दिन वैन गेजिंग अपने महल की छत के पास खड़ा था, मतलब छत के ऊपर ही खड़ा था, और जो बाउंड्री होती है ना छत की, उसके पास ही था। और बाउंड्री कुछ ज़्यादा थी नहीं, छोटी छोटी बाउंड्री थी, ज़्यादा बड़ी बाउंड्री नहीं थी। वो उसके पास ही खड़ा था। अभी जो जीशु था वो वहाँ पे आता है भूत वाला मास्क लगा के वैन को डराने के लिए। और छत पे ज़्यादा उजाला नहीं था क्योंकि जो वैन था उसे अंधेरा पसंद था। वो छत पे जो भी लाइट का सोर्स रहता था उसे बंद कर देता था जब छत पे वो रहता था। एक ही दो मशालें ऐसी रहती थी जो कि जलती रहती थी, बाकी वो सब बंद कर देता था। अभी जो जीशु होता है वो वहाँ पर आता है, धीरे धीरे बिना आवाज़ करे वैन के पीछे आके खड़ा हो जाता है और फिर वैन के शोल्डर पे हाथ ऐसे रखता है तो वैन पीछे बढ़ के देखता है। और वो जैसे ही पीछे बढ़ता है वो ऐसे एकदम से बोलता है, हू, ऐसे करके। और जीशु को ऐसे देखकर, भूत बना देखकर वैन बहुत डर जाता है और वो बचने के लिए पीछे की तरफ अपना पैर करता है, पर वहाँ पर एक रस्सी से उसका पैर स्लिप होता है और वो सीधा ही फ्लिप होकर महल की जो छत थी उससे नीचे गिर जाता है। पर वो गिरता नहीं है, वहाँ की जो दीवार थी उसे पकड़ लेता है। अभी जीशु भी बहुत बुरी तरह से डर जाता है। वो वैन की हेल्प करने के लिए आगे आता है और उससे कहता है कि वो उसका हाथ पकड़ ले, पर वैन ऐसा कुछ नहीं कर रहा होता है। वो अपनी आँखें अभी भी बंद करके बस वहाँ पर लटका हुआ होता है, अपने माता पिता को आवाज़ दे रहा होता है। अभी जीशु भी अपनी फैमिली को आवाज़ देता है, लाइक अपने माता पिता को। और वहाँ पर जो वो सिपाही होते हैं उन सबको भी आवाज़ देता है, वहाँ पे आने के लिए कहता है। और जो जीशु था वो स्टिल वैन को कह रहा होता है कि उसका हाथ थाम ले, क्योंकि उन्हें आने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। और जो वैन था उसका हाथ स्लिप हो रहा होता है। अभी जीशु बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है उसके लिए, लेकिन वैन जो होता है वो उसका हाथ नहीं पकड़ रहा होता है। अभी जो जीशु था वो रियलाइज़ करता है कि उसने अभी भी वो मास्क लगाया हुआ है, वो मास्क हटाता है और फिर वैन की हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि वो उसका हाथ पकड़ ले, पर वैन फिर भी उसका हाथ नहीं पकड़ रहा होता है। और वैन उससे भी बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा होता है। और जीशु को तो अभी बहुत दुख हो रहा होता है, उसका ये टेंशन नहीं था, ये बिल्कुल नहीं चाहता था वो। अभी जीशु लगातार उससे उसका हाथ पकड़ने के लिए विनती कर रहा होता है, लेकिन वैन उसका हाथ नहीं पकड़ता। अभी वैन का हाथ स्लिप होने ही वाला होता है, तभी जीशु उसका हाथ पकड़ लेता है। और वैन जो होता है वो बस उसे देख रहा होता है। जीशु उससे बहुत बार सॉरी भी बोल रहा होता है और कहता है कि उसका हाथ ना छोड़े वो। और वो वैन को मना भी करता है कि वो नीचे की तरफ ना देखे, क्योंकि वैन बार बार नीचे की तरफ देख रहा था, लाइक जहाँ पर वो लटका हुआ था वहाँ से वो नीचे देख रहा था। तो ऑब्वियसली वहाँ से नीचे का जो ज़मीन थी वो बहुत गहराई में थी, उसे बहुत डर लग रहा था, तो उसे मना करता है। और इस मोमेंट पे जो वैन था उसकी बात मान भी लेता है। तभी वहाँ पर मिस्टर जैंग, मिसेस जैंग, मिस्टर किम, मिसेस किम और जो उनके गार्ड्स थे वो सब आ जाते हैं और फाइनली वैन केसिंग को बचा लिया जाता है।
वो जैसे ही ऊपर आता है वो बेहोश हो जाता है। अभी शिशु को भी वेन की बहुत चिंता हो रही होती है। अभी मिसेस किन और मिस्टर किन शिशु को बहुत डांटते हैं उसकी इस हरकत की वजह से। होश में आने के बाद वेन से शिशु बहुत माफ़ी मांगता है और उसने माफ़ी उससे कई बार मांगी होती है, पर वेन उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करता। वो जब भी शिशु की तरफ देखता उसकी आंखें गुस्से से भर जाती और इवेंचुअली जो शिशु था उसने भी माफ़ी मांगना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने जानबूझ के कुछ किया भी नहीं और वेन तो यूं ही उससे गुस्सा हो रहा है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। पर दरअसल गलती तो शिशु की ही थी। हालांकि उसने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था, पर इस सब का कारण तो वही ही था, लेकिन वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद जब शिशु 4 मौसम जाग ही रहा था तो उसके पेरेंट्स ने उसे गुरुकुल भेज दिया था, ताकि वो वहाँ पर रहकर अच्छा आचरण सीख सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और राजनीति और शस्त्र का ज्ञान भी सीख सके। और वो अभी कुछ महीने पहले ही यहाँ पर आया है, तभी उसे पूजा के बारे में कुछ नहीं पता कि पूजा में जो फूल लगते हैं वो भूत घाटी से ही आते हैं, क्योंकि पहले जब यहाँ पे पूजा होती थी तब तक तो उसकी उम्र छोटी ही थी, तो उसे पता नहीं था इस बारे में। और अब जब वो गुरुकुल से लौट आया है तो मिसेस किन चाहती थी कि वही जाकर फूल लेकर आए और इसी बहाने वेन किसिंग से जो उसके रिश्ते खराब हुए हैं वो उसे भी सुधार ले। अभी यहाँ से हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जीशु बुध घाटी के लिए निकलने ही वाला होता है। वो अभी जो द्वार होता है, मेन द्वार, वहाँ पर खड़ा हुआ होता है। वहाँ पर जियांग भी होती है और उसकी फैमिली वाले भी होते हैं, लाइक जियांग और जीशु के पेरेंट्स भी होते हैं। अभी वो उन दोनों को ग्रीट करता है, उनसे ब्लेसिंग्स लेता है। तभी जो मिस किंग होती है वो कहती है, अपना ध्यान रखना पुत्र, और हो सके तो अपने किए गए भूल के लिए क्षमा मांग लेना फिर से। क्षमा मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, जानते हो ना तुम? शिशु कहता है, जी माँ जानता हूँ। वो कहती है, तो एक बार फिर से प्रयास करना अपनी भूल की क्षमा मांगने के लिए, ठीक है? तो शिशु कहता है, जी माँ मैं प्रयास करूँगा। और ठीक है, अगर वो वहाँ से भूत घाटी के लिए निकल जाता है अपने सिपाहियों के साथ। अभी वो भूत घाटी में एंटर कर लेता है और अब उसे महल जाना था। और महल में तो वैसे भी मिस्टर जैंग और मिसेस जैंग जानते ही थे कि शिशु है वो आने वाला है, लेकिन वेन को उन्होंने नहीं बताया था, क्योंकि अगर वेन को ये बात पता चल जाती तो उसका मूड पहले से ही खराब हो जाता। वो दोनों चाहकर भी वेन को कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। खैर, बैक टू द प्रेजेंट डे, हमें शिशु को दिखाया जाता है जो कि अभी भूत घाटी में घूम रहा होता है, लाइक जो महल का रास्ता वो वहाँ पर घूम रहा होता है। अभी वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं महल की तरफ, तभी जो वहाँ पर वन था वहाँ से किसी के बांसुरी बजाने की आवाज़ आती है। अभी वो बांसुरी इतनी मनोहर थी कि जो शिशु था उसके कानों में जैसे ही वो बांसुरी की आवाज़ पड़ती है वो तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो जंगल की तरफ देखता है और कहता है, आप लोगों ने आवाज़ सुनी? तो जो आगे के 2 सिपाही होते हैं वो कहते हैं, जी राजकुमार, कितनी मनोहर धुन है ना? शिशु कहता है, हाँ। फिर वो उन सभी सिपाहियों को देखता है और कहता है, हमें वन की तरफ जाना चाहिए। तो उनमें से एक सिपाही कहता है, वन की तरफ? परंतु हमें तो महल जाना था ना? तो शिशु कहता है, हाँ महल भी चले जाएंगे, परंतु पहले हमें वन की तरफ जाना चाहिए। अभी जितने भी सिपाही थे वो और शिशु वन की तरफ चलने लग जाते हैं। जो शिशु होता है वो पूरे रास्ते उस बांसुरी को ही सुन रहा होता है। अभी वो लोग जंगल के अंदर एंटर कर जाते हैं और जहाँ पर भी वो बांसुरी की आवाज़ आ रही थी, लाइक जिस डायरेक्शन में वो बांसुरी की आवाज़ आई थी, जीशु उन लोगों को उधर ही जाने के लिए कह रहा होता है और वो सभी लोग उस बांसुरी की धुन का पीछा कर रहे होते हैं। अभी पीछा करते करते वो लोग एक जगह पे आकर रुकते हैं जहाँ पर एक बड़ा सा वृक्ष बना हुआ था, लाइक पेड़ बना हुआ था, और उसके उस साइड में से बांसुरी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी, जिससे ये पता चला था कि जो भी उस बांसुरी को बजा रहा है वो उस पेड़ के उस साइड बैठा हुआ है। उस लड़के का फेस तो नहीं दिख रहा था, पर उसके पास बहुत ही सारे हिरन थे, जो कि शायद उसकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से ही प्रभावित होकर वहाँ पर आए होंगे। अभी जो शिशु होता है वो उधर ही देख रहा होता है। तभी उसका एक सैनिक कहता है, राजकुमार, वो रहा जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। अभी ये आवाज़ सुनकर वो लड़का अपनी बांसुरी बजाना बंद कर देता है और शिशु फिर अपने सैनिक के बताए हुए दिशा में देखता है तो
जहाँ पर वो लड़का बैठा था ना, उसके बगल में जो वृक्ष था, मतलब जो पेड़ था, वो वही था, मतलब वही फूल वाला वृक्ष था जिसके लिए वो लोग आए थे। लेकिन जो लड़का वहाँ पर बैठा हुआ होता है, जो कि ऑब्वियसली हमारा वैन केसिंग होता है, हमारी कहानी का सेकंड मेन लीड, उसे ये लगता है कि वो लोग उन हिरन की बात कर रहे हैं जो कि वहाँ पर घूम रहे थे और वो उनका शिकार करने आए हैं। अभी जो वैन केसिंग होता है वो अपने फ्लूट को साइड रखता है और अपना तीर धनुष उठाता है और उन लोगों के समक्ष आके खड़ा हो जाता है। अभी जो शिशु होता है वो और बाकी सब तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और ऑब्वियसली उसका निशाना साजिशु ही था। जो तीर उसने लगाया था उससे वो साजिशु को ही हानि पहुँचाना चाहता था। अभी वैन केसिंग को शिशु देखता है और कुछ सेकंड्स तक तो उसकी सुंदरता पे वो मोहित हो जाता है। लाइक उसे बहुत ही गौर से देख रहा होता है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन कुछ समय बाद वो अपने सेंस में आता है और उसको हैरानी से देखता है, बिकॉज ऑब्वियसली उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंसान उसके सामने तीर लेकर क्यों खड़ा है। दूसरी तरफ हमारा वैन केसिंग स्टिल अभी साजिशु के ऊपर तीर का निशान लगाए हुए होता है और उन सिपाहियों की तरफ देखिए कहता है, अगर आप में से किसी ने भी एक भी कदम आगे बढ़ाया तो आपके राजकुमार यहाँ से जीवित वापस नहीं जा पाएंगे। अभी शिशु जो होता है वो उसको ध्यान से देख रहा होता है और फिर उसे समझने में ना देर नहीं लगता कि लड़का है कौन। वो स्माइल करता है, फिर कहता है, क्षमा कीजिएगा राजकुमार, परंतु जिस कारणवश हम यहाँ पे आए हैं उसे किए बिना तो यहाँ से नहीं जाएंगे। सैनिकों आगे बढ़ो। अभी वो सब शिशु की तरफ देखते हैं तो शिशु कहता है, मैंने कहा ना आगे बढ़ो। अभी वो लोग एक दो कदम अपने आगे बढ़ाए होते हैं तभी वैन केसिंग तीर चला देता है, लेकिन साजिशु उसको अपने हाथ से ही रोक लेता है जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसकी इस हरकत से वैन केसिंग कुछ क्षण के लिए तो सरप्राइज ही हो गया होता है। अभी जो शिशु होता है उस तीर को अपने हाथों में लेता है और फिर उसे साइड फेंक देता है और स्टिल स्माइल कर रहा होता है। फिर वो अपने घोड़े से नीचे उतरता है और वैन केसिंग के पास आता है और कहता है, राजकुमार वैन केसिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझ पर तीर क्यों चलाया? अभी वैन केसिंग उसे देखता है और कहता है, इतनी नीच हरकत करने के बाद ही मुझसे पूछ रहे हो? शिशु कन्फ्यूजन में उसे देखता है और कहता है, नीच हरकत? ज़रा आप मुझे बताएंगे कि मैंने ऐसा क्या किया है? वैन कहता है, कमाल है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब ये बात भी मैं ही बताऊँ? क्या आप सब यहाँ पर हिरन का शिकार करने नहीं आए थे? अभी शिशु तो ये सुनकर एकदम ही शॉक्ड हो जाता है। वो अपने सैनिकों की तरफ देखता है और सैनिक उसकी तरफ। शिशु कहता है, आपसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर हिरन का शिकार करने आया हूँ? तो वैन केसिंग कहता है, तो आप लोग हिरन का शिकार नहीं करने आए? तो शिशु कहता है, नहीं। अभी वो ये बोलने ही वाला होता है कि हम तो यहाँ पर जो बांसुरी है उसकी आवाज़ सुनते हुए आए थे, पर वो रुक जाता है बीच में ही क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर बांसुरी जो इंसान बजा रहा था वो ये वैन केसिंग ही था। तो रुक जाता है और कहता है, हम तो यहाँ पर ये इन वृक्ष के फूल लेने आए थे महापूजा के लिए जो हमारे यहाँ होने वाली है। अभी ये सुनकर वैन केसिंग के चेहरे के तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। वो अपने कदम को पीछे लेता है और कहता है, कौन है आप? अभी जो शिशु होता है वह स्माइल करता है और कहता है, इतनी जल्दी भूल गए? अभी वो ग्रीट करता है उसे और कहता है, मैं साजिशु, चार मौसम जहांगीर का राजकुमार। अभी जो शिशु होता है वो देखता है वैन के चेहरे के तो भाव ही चेंज हो जाते हैं। वो कहता है, तुम? अब शिशु उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है और कहता है, जी मैं महापूजा के लिए फूल लेने आया था, पर आपने तो, खैर आपकी जानकारी के लिए बता दूँ राजकुमार वैन, भले ही राजकुमार हूँ लेकिन पशु पक्षियों को घायल करके मुझे सुकून नहीं मिलता, ये मेरा शौक़ नहीं है। तो वैन केसिंग अपनी आर्म्स फोल्ड करता है और कहता है, जी क्यों नहीं, आपका शौक़ तो अपने से दुर्बल इंसान को घायल करने का है ना, वहाँ आपको सुकून मिलता है ना राजकुमार? अभी साजिशु तो वैन को देखे जा रहा होता है। वैन की आंखों में अभी भी उसके लिए वही गुस्सा था जो 11 साल पहले था।
अभी जीशु और वेन दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही सीरियस लुक पे देख रहे होते हैं। लाइक दोनों के चेहरे पे बहुत ही ज़्यादा सीरियस लुक होता है। अभी जीशु इनकी तरफ एक कदम बढ़ाता है और जो जीशु के सैनिक होते हैं ना, वो इस समय बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि माहौल कैसा बने जा रहा है। अभी जीशु एक और कदम वेन के करीब आता है और वेन कजिन स्टिल उसे गुस्से में ही देखे जा रहा होता है, अपने आर्म फोल्ड करके। अभी वेन कजिन को फिर जीशु बहुत ध्यान से देखता है, फिर स्माइल करता है और कहता है, एक चीज़ का शौक और है मुझे। फिर वो अपनी घायल हथेली को वेन के सामने करता है और कहता है, अपने से दुर्बल के हाथों घायल होने का शौक। अभी उसकी बात सुनकर वेन केजिंग अपनी आंखें ऐसे बनाता है, आंखें रोल करता है और जीशु वापस से स्माइल करता है। अभी जीशु वेन की ड्रेस को देखता है और उसकी ड्रेस का जो एक अस्तर होता है ऊपर का, वो उसे पकड़ता है, उसे फाड़ देता है। लाइक वो ऊपर का ही था, जिसका होना ना होना बराबर ही था, उसे फाड़ देता है। अभी वेन कहता है, ये क्या बदतमीज़ी है? तो जीशु कहता है, बदतमीज़ी बदतमीज़ी तो नहीं है ये। आपने बिना जाने बिना समझे मुझे इतना बड़ा घाव दे दिया। मेरी हथेली से खून बह रहा है। क्या इस खून को रोकने की जिम्मेदारी आपकी नहीं होनी चाहिए राजकुमार वेन? अभी वेन जीशु को देखता है और जीशु स्टिल उसे देख के स्माइल करता है। जीशु फिर उस अस्तर को अपने हाथ में बांध लेता है, लाइक अपनी कलाई पे, और कहता है, हमें महल चलना चाहिए राजकुमार वेन। अभी वेन किसी ने डीप ब्रेथ लेता है और जाओश को क्रॉस करते हुए जाओशु के पीछे वाले डायरेक्शन में चलने लग जाता है। अभी जाओशु पलट के वेन किसी को देखता है और फिर से एक स्माइल करता है। अभी ऐसा नहीं था कि जाओशु को वेन किसी बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, वो फिदा हो गया था उस पर, इसलिए उसे देख के बार बार स्माइल कर रहा था। ऐसा नहीं था, पर जीशु अपनी आदत से मजबूर था। उससे वेन को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था, पहले भी आता था और अभी भी आ रहा था। वो वेन किसिंग के चेहरे के हर एक्सप्रेशन को एंजॉय कर रहा था, जैसे वो उसे देख के गुस्सा आ रहा था, चिढ़ रहा था, अपनी आंखें बना रहा था। उसे बहुत मज़ा आ रहा था ये देख कर। कभी जीशु मन में ही कहता है, बहुत घाटी आना सफल हो गया। और ये कहकर वो भी अपने घोड़े पे बैठ जाता है, क्योंकि वेन किसिंग अपने घोड़े पे बैठा हुआ होता है और उन लोगों के पास चलने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। अब अच्छा नहीं लगता ना कि वो जाए महल पहले और फिर ये लोग जाए, जबकि ये लोग अतिथि हैं। महाराज भी तो गुस्सा करेंगे, तो वो सोचा था कि इनको साथ लेकर ही चले जाएं। अभी वो सभी लोग वहाँ पर से निकल जाते हैं महल के लिए। रास्ते में जाओशु बार बार वेन किसिंग को देख रहा था, जिसका सारा दिन सामने की तरफ था और उसे पता था कि वो नोटिस कर रहा है, लाइक वेन किसिंग उसे नोटिस कर रहा है कि वो उसे देख रहा है, और ये देखकर उसे बहुत खुशी हो रही थी मन ही मन। अभी वो लोग महल में पहुँच जाते हैं और सैनरयू और उनकी पत्नी और बाकी सब जीशु का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं। अभी सैनरयू जीशु के हाथ में वो कपड़ा बंधे हुए देखते हैं, तो उससे पूछते हैं, बेटा ये क्या हुआ, तुम्हें किसी तरह की चोट लग गई क्या? फिर जो जीशु होता है वो वेन की तरफ देखता है। वेन तो अपना मुँह ही फेर लेता है। जीशु फिर से स्माइल करता है और सैनरयू की तरफ देखता है और कहता है, नहीं काकश्री, ज़्यादा गहरी चोट नहीं है, वो बस रास्ते में हम वन की तरफ गए थे, वहाँ पर एक जंगली बिल्ली ने हमला कर दिया, बस और कुछ नहीं। तो सैनरयू परेशान होकर उसे देखते हैं और कहते हैं, ज़रा घाव दिखाओ अपना। तो जो जीशु होता है वो कहता है, काकश्री, ज़्यादा गहरा घाव नहीं है, वो बिल्ली जंगली ज़रूर थी, पर जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो खतरनाक नहीं थी। क्यों वेन किसिंग? अभी वेन किसिंग उसकी तरफ देखता है, फिर कुछ नहीं बोलता है। अभी सैनरयू उन दोनों की तरफ देखते हैं, पर वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। फिर जो सैनरयू होते हैं वह कहते हैं, इस पर औषधि लगाना आवश्यक है। फिर वो वहाँ खड़े सेवक से कहते हैं, जल्दी से जाकर किसी वैद्य को लेकर आओ। अभी वो इतना ही कहे होते हैं और वो सेवक जाने ही वाला होता है, तभी जीशु उसकी तरफ देखता है और कहता है, रुकिए। फिर वो सैनरयू की तरफ देखता है और कहता है, काकश्री, आपकी बात काटने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु मैंने सुना है कि वेन किसिंग को बहुत ज्ञान है औषधि का। तो जो सैनरयू होते हैं वो वेन की तरफ देखते हैं। जीशु फिर कहता है, काकश्री, मैं चाहता हूँ कि मेरी हथेली के घाव का इलाज वेन किसिंग ही करे। अभी ये चीज़ सुनकर वेन किसिंग, जो उतनी देर से खामोश बैठा हुआ था, वो अभी जीशु की तरफ देखता है और उसे अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है, पर स्टिल वो अपने चेहरे पर
गुस्से को हावी नहीं होने देता। उसके चेहरे से देख के लग रहा था कि वो बहुत ही आराम से ही काम होकर जीशु को देख रहा है। पर ये तो जीशु और वैन ही जानते थे कि जीशु अभी कितने गुस्से में है। जीशु अभी फिर से वैन को देख के स्माइल करता है और उसके सामने अपनी हथेली करता है और कहता है, करोगे ना मेरा इलाज राजकुमार वैन के सिंह। अब वैन तो जीशु को देखे जा रहा होता है, जीशु भी उनको देख रहा होता है और जीशु को बड़ा मज़ा आ रहा होता है वैन को ऐसे देखकर। उसके दिल को जो सुकून मिल रहा था, जो खुशी मिल रही थी, वो ऐसे थी कि वो बयां भी ना कर पाए, इतना ज़्यादा वो खुश था। अभी जो वैन होता है वो जीशु की हथेली को देखता है, फिर जीशु की तरफ देखता है और कहता है, क्यों नहीं राजकुमार, मैं अवश्य ही आपका इलाज करूँगा। तो जीशु कहता है, धन्यवाद। और ये कहकर वो स्माइल करता है और इस बार वैन किसी भी से देख के स्माइल करता है। और जो ज़ैनरियो होते हैं वो उन दोनों के ही सर पे हाथ रखते हैं। ज़ैनरियो फिर कहते हैं, कितने अच्छे लगते हो एक दूसरे से आराम से बात करते हुए। उनकी बात सुनकर वैन केसिंग और साजिशु दोनों स्माइल करते हैं। एंड फिलहाल के लिए इतना ही गाइस, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में जय वैन को लिख दीजिएगा। और आज उसके साथ आपको हैप्पी बर्थडे कॉन्ग्जून भी लिखना है। प्लीज़ 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 आई एम बेगिंग यू गाइस, प्लीज़ आपको लिखना ही होगा। इसी के साथ मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ और ट्राई करूँगी कि इसके और मेरी बाकी जो FF है उन सब के ही अपडेट जल्द से जल्द लेकर आऊँ। लाइक सब पेंडिंग पे है, मैं कोशिश करूँगी कि इसका उन सभी के ही अपडेट जल्द से जल्द लेकर आऊँ। सो अभी के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय, जय वंजू, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स गाइस एंड प्लीज़ गाइस लिख दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड बाय बाय।